स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 5 बज चुके हैं, शाम के वक्त हो गया है मुकाबला का। दुनिया भर में कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं। पहले बांग्लादेश से सामने आई तस्वीरों को दुनिया ने देखा, जहां दुर्गा पूजा और दिवाली मनाने पर हिंदुओं पर खुलेआम हमले हुए। अब ऐसी ही तस्वीर कनाडा से सामने आई, जहां खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर में घुसकर हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया। लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी गई। वजह सिर्फ इतनी कि हिंदुओं के हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा मौजूद था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि खालिस्तानी झंडे लिए खालिस्तान समर्थक मंदिर के बाहर हिंदुओं से मारपीट कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों के हमले से मंदिर के बाहर अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए हमले से हिंदू दहशत में आ गए, चीख पुकार मच गई। कनाडा से जो तस्वीर सामने आई, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी हिंदुओं को और मंदिरों को खालिस्तानी समर्थकों ने निशाना बनाया है। इसी साल जुलाई में एडमॉन्ट के बैप्टिस्ट स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। वहीं साल 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में भी लक्ष्मी नारायण मंदिर को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई थी। अप्रैल 2023 में विंडसर शहर में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा का क्या होगा? क्यों हिंदू वर्ल्ड वाइड अंडर अटैक है? सवाल यह भी कि आखिर कनाडा से बिगड़ते संबंध और खालिस्तानियों को लेकर जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी स्टैंड पर सरकार क्या कर रही है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ देश के भीतर हिंदुओं के एकजुट होने के ऐलान पर बवाल मचा है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में उन पर हो रहे हमलों पर कई बयानवीर चुप्पी साधे बैठे। सवाल ये भी कि कल तक बांग्लादेश और खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी बयान देते थे, अब उनका निशाना भारत बाद में पहले हिंदू क्यों हो गए हैं? इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं आज के कुछ बयान। They violate the rules, they come inside the temple area और वहाँ पे उन्होंने बहुत लोगों को उनसे हाथापाई की है। उसमें लोग इंजर्ड भी हुए हैं, पुलिस केसेस भी हुए दोनों तरफ। बट एज ए कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, कनाडा हिंदू कम्युनिटी, हमें सबसे बड़ी दिगा है कि लोकल पुलिस ने वहाँ परमिशन दी। तो ऑलरेडी टेंट्स चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो वो टेम्पल के जो दरवाजे है, जो डोर है, उसके आसपास क्यों दी? दे कैन गिव अ परमिशन टू प्रोटेस्ट अदर साइड ऑफ द रोड। कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों को, हिंदुस्तानी जो भारत के, चाहे 3 पीढ़ियां वहां हो गई, लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी मजबूती से हम इसे, सख्ती से, ये कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को, सिखों को जो अमन पसंद है। काउंसिलेट ने 3 दिन पहले वहां के पुलिस को इसकी सूचना दी थी और उस सूचना में बड़ा स्पष्ट लिखा था कि जो कनाडा का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसमें इस शिविर की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। इस पत्र के बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में बाप्स का एडमंटन का मंदिर, ये तो एक लगातार हो रही घटनाओं में से एक है और हमको शक है कि इसके पीछे कारण है जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कनाडा में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा का आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनकी सुरक्षा कैसे होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, प्रदीप भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय आलोक जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। तमाम नेता या भारत में रहने
रहने वाला हर एक शख्स हिंदुओं के प्रति अपनी चिंता तो जाहिर कर रहा है, लेकिन उसके जहन में सवाल ये भी है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। क्या हम इस हाल में हैं, या हम ये कदम उठा रहे हैं कि हम कम से कम कनाडा सरकार को ये ताकीद तो कर सकें कि वहां रहने वाले हिंदू भाइयों को कम से कम परेशानी ना हो, उनके मंदिरों पर हमला ना हो। देखिए प्राची जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा, आपने कहा कि भारत में रहने वाले तमाम लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। भारत में रहने वाले चिंता लोग जाहिर नहीं कर रहे हैं। लोग गाजा पे ट्वीट कर सकते हैं, लोग लेबनान पे ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश और कनाडा में हिंदुओं पे जो होगा उस पर चिंता नहीं कर सकते हैं। अब मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं किन की बातें कर रहा हूँ। जहाँ तक रही भारत सरकार की बात, तो भारत सरकार के वहाँ पे कनाडा में हमारे उच्चायोग ने ऑलरेडी एक बयान जारी करके इसकी भर्त्सना की है और कहा है कि वहाँ रहने वाले हर भारतीय की सुरक्षा की जिम्मेदारी कनाडा सरकार की है। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भी अपनी पहल कर रहा है। मैं तो सबसे बड़ी बात ये आपको बताना चाहूँगा देश के लोगों को, ये कोई नया नहीं है कनाडा में। अभी आप बता रही थी कि हिंदू मंदिर पर हमले नहीं हुए। 1984 में जो कनिष्क नाम का एयर इंडिया का प्लेन क्रैश किया गया था जिसमें ब्लास्ट के द्वारा, उसमें ही जस्टिन ट्रूडो के पिताजी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त भी इनका खालिस्तानियों के प्रति रवैया बहुत नरम रहता था। आज ये समस्या नहीं है कि वहाँ पे सिख और हिंदू लड़ रहे हैं। वहाँ पे समस्या ये है कि चंद खालिस्तानी जिनको ट्रूडो का सपोर्ट है, ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है, उनकी पुलिस का सपोर्ट है, क्योंकि ये लोग ड्रग सिटाडेल वहाँ रन करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज रन करते हैं और मेजॉरिटी गुरुद्वारा को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है और इसके कारण ये वोट मोबिलाइज करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार इनके आगे बिल्कुल बौनी बन चुकी है। दिक्कत क्या है कि जब इस तरह से क्राइम फैलाने वालों को, हेट मॉन्गर्स को सरकारों का स्पॉन्सरशिप मिल जाए और सरकारों का खुली छूट मिल जाए तो यही हाल होता है। और सही बात है, वहां पे हिंदुओं ने मीटिंग करके कहा भी फिर वही बात कि बटोगे तो कटोगे। अब सब एकजुट हो रहे हैं, ठीक है, जवाब देंगे, मजबूती से जवाब देंगे। अगर सरकार कोई काम नहीं करती है तो खुद जवाब देना आपकी सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से वो निंदा तो सुबह से सुन रहे हैं और वो निंदा हम सुबह से सुनवा भी रहे हैं। जानना ये चाहता है देश, या विपक्ष की तरफ से भी जो सवाल आप पर उठाया गया वो यही है कि संबंध इतने खराब हो गए अभी कनाडा से कि जाकर भी कुछ भारत सरकार नहीं कर सकती है, या इसके आगे कोई हार्ड स्टेप भारत सरकार लेने जा रही है। कुछ तो सोचा होगा ना भारत ने कि वहां रह रहे हिंदुओं को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, भारतीयों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, कूटनीतिक तरीके से जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार सारे कदम उठाएगी। चाहे कनाडा पे दबाव डलवाने की बात हो, चाहे कनाडा एडमिनिस्ट्रेशन पे अन्य देशों से दबाव डलवाने की बात हो, और कनाडा भी इसको हल्के में तो ले नहीं सकता है। 8.5 लाख की आबादी है हिंदुओं की, 7.5 लाख लगभग सिख भाई हैं, तो इतने हल्के में तो लेगा नहीं। और जहां तक कूटनीतिक प्रयासों का बात है, कूटनीतिक प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है। ठीक है प्रदीप भाटी जी, सरकार कूटनीतिक कदम उठा रही है, सरकार अपनी तरफ से सुनिश्चित कर रही है कि कनाडा में जो हालात पैदा हुए, वहां भारतीयों पर, हिंदुओं पर जिस तरीके से हमले हुए, मंदिरों पर हमले हुए, उसे जैसे तैसे रोका जाए। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा या बांग्लादेश में जो हालात उपजते हैं, उन हालातों पर एक विशेष वर्ग या खासकर जो बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे देश के, जो विपक्ष के हैं, वो मौन क्यों रह जाते हैं? क्यों कोई सवाल नहीं करता सरकार से, या क्यों कोई चिंता जाहिर नहीं करता कनाडा और बांग्लादेश के हालातों पर? धन्यवाद प्राची जी। देखिए, हमने समय समय पर ये बात उठाई है। पहले बात तो ये सिर्फ हिंदुओं पर अटैक नहीं है, समस्त भारतीयों पर अटैक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, सब पे अटैक है। और किस तरह से विभाजन की बात इन्होंने शुरू से ही कर दी, तो ये इनकी नियति बन चुकी है। जब आपकी नियति आपकी इस तरह की हो, आपकी नियत में खोट हो, तो आप किसी भी तरह की नीति कैसे सही बना सकते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार की विफलता रही है। चाहे आप कनाडा देखिए, अमेरिका देखिए, यहाँ तक कि छोटे देश मालदीव देखिए, नेपाल में भी भारतीय प्रवासियों के साथ क्या हो रहा है ये आपको देखने मिला। तो कहीं ना कहीं इनकी नीति में तो खोट है, ये तो साफ नज़र आता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? और ये ऐसा तो पहले इतने ज़्यादा मात्रा में तो नहीं होता था, आज ये पहली बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरनली सामाजिक ताना बाना को जो ठेस पहुंचाई, जिस तरह से लोग कपड़े से पहचान लेते हैं, अभी वेशभूषा से शायद पहचान लेंगे ये भी अजय आलोक जी की किन लोगों ने किया है। जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमारे प्रवासी भारतीय उन फ्रिंज एलिमेंट के सामने झेलना पड़ता है उन्हें। और इस तरह के, एक मिनट आलोक एक सेकंड रुक जाइए।
दूसरी बात, जो आपने फ्रिंज एलिमेंट, जैसे आपने ये देखा होगा कि खुद इनकी भारत सरकार ने बीजेपी के प्रवक्ता को खुद फ्रिंज एलिमेंट कहा था। तो जिस पार्टी के अंदर खुद फ्रिंज एलिमेंट हो, वो जब बाहर अपना हमारा केस लेके जाती है तो कहीं ना कहीं वो केस कमज़ोर होता है। भारतीय जनता पार्टी को पहले देश के अंदर भी ये चीज़ को सुधारना होगा, और हम ये जरूर कहते हैं कि बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से किसी भी प्रवासी भारतीय पे, चाहे वो किसी भी मजहब और धर्म या जाति से आता हो, उसके ऊपर इस तरह का अटैक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी मजहब या जाति पर नहीं, अभी तो साफ दिख रहा है मंदिरों में भगवा झंडा लिए या भारत का झंडा लिए हिंदू हैं, पंडित है वहां पर, सर उन्होंने भी बताया है कि कैसे अब उन्हें एक होना होगा। सवाल मेरा ये था, फिर अजय आलोक जी आपकी बात का जवाब देंगे। आपकी चिंता जाहिर है, आप चिंता कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कोई भी नेता नहीं बोलता सर, कोई नहीं बोलता है। गाजा पर सब बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश और कनाडा के हालातों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? नहीं, आप देखिए प्राची जी, ये बात ठीक नहीं कि कोई नहीं बोलता है। आपने जब भी सवाल किया, हम भी बोल ही रहे हैं, हमें भी पार्टी की तरफ से हम अपना स्टैंड रख रहे हैं। तो ऐसा तो आप ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाइए, तो बड़ी बेईमानी होगी हमारे साथ में कि आप कहें कोई नहीं बोलता है। सभी बातों पर आपने सवाल जब भी पूछे गए होंगे वो जवाब दिए गए हैं, और उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जवाब तो दे रहे हैं, इस बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं रही, लेकिन आपके नेताओं की टाइमलाइन भी देख रही थी, इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी टाइमलाइन देख रही थी, किसी ने कोई चिंता जाहिर नहीं की, इसीलिए जहन में प्रश्न आया। खैर, आप यहां बोल रहे हैं आकर, सर इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। मैं अजय आलोक जी से आपके सवाल का जवाब ले लेती हूं, उसके बाद दो अन्य मेहमानों को चर्चा में लाऊंगी। अजय आलोक जी, सब कुछ आप लोगों का किया धरा है जो प्रदीप भाटी जी कह रहे हैं। एक आपने डिफरेंस पैदा किया, आपने वेशभूषा देखकर, आपने भाषा देखकर लोगों के बीच में डिफरेंशिएट किया, और उसकी गूंज हमें विदेश में भी सुनाई पड़ रही है। कायरता की एक सीमा होती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम लोग, प्रदीप भाटी जी जैसे जितने लोग हैं, ये हिंदू होते हुए भी कायरता की सीमा को भी पार कर चुके हैं। सामने दिख रहा है कि मंदिर पे हमला हो रहा है, मंदिर में हिंदू नहीं रहेगा तो कौन रहेंगे? कह रहे कि कपड़े पहन के पहचान लेते हैं। ये तो आपने कहा है, मतलब हिंदुओं पे हमले को भी भारतीय हमला। नहीं, आपने कहा मंदिर में कौन रहेगा? मुसलमान रहेगा? नहीं, कहते आपने कहा कि भारतीयों पे हमला हुआ है। भारतीयों पे हमला, अरे हिंदुओं पे हमला हो रहा है, वो भी कहने में आपको शर्म आती है? नहीं, खालिस्तानियों को जस्टिफाई कर रहे हैं कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, हमने और आप यहाँ का इंटरनल ताना बाना को कनाडा से इंटरनल ताना बाना कर रहे हैं। क्या बोल क्या रहे हैं आप लोग? मतलब बदहवासी की एक सीमा होती है भाई, साफ साफ दिख रहा है। बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कनाडा में लगातार हमले पे हमला हो रहा है। मैंने आपको बताया, यही जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे जब खालिस्तानियों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, हमारे 200 लोग मारे गए थे। तो एक शब्द उन लोग पे, आपको कनाडा पे बोलने में आपको अब दिक्कत हो रही है, क्योंकि नया पाकिस्तान बनता जा रहा है कनाडा, इसलिए आप कनाडा पे नहीं बोलेंगे। आलोक जी, मैंने एक सीमा होती है भाई, मैंने कहा हर भारतीयों को, एक वर्ग विशेष के चमचागिरी की सीमा होती है। आप चमचागिरी आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। आप देश को विभाजन की तरफ लेके जा रहे हैं, आप कर रहे हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने दशकों से, सालों से, सदियों से जो भाईचारे का पेट बोया था, उसमें कहीं ना कहीं आप मट्ठा डाल के उसको कहीं ना कहीं जड़ों को लीव कर रहे हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। आलोक जी, आलोक जी सुनिए ना, आलोक जी क्यों तिलमिला रहे हैं? इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? कनाडा में नहीं अरे आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? रुक लीजिए ना, आराम से बात सुन लीजिए। आपका टर्न आएगा, आप बोल लीजिएगा, बीच में क्यों तिलमिला रहे हैं? अच्छा रुकिए ना। दूसरी बात, आपने कहा, मैंने कहा कि हर भारतीय को इस पे अफसोस है, हर भारतीय इससे चिंतित है। आपको हर भारतीय सुनने में भी दर्द हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? आपकी ये विभाजनकारी नीति, ये इसी पे देश चलेगा, और इस नीति के कारण देश में और विदेश में भारत का जो सम्मान कम हो रहा है, उसको आप नहीं देखेंगे। कहां गई वो 56 इंच की सीना जो ठोक के कहते थे कि हमारा बड़ा नाम हो रहा है, बड़े डंके बज रहे हैं? आपने ईंट से ईंट बजा दी है इस देश के ताने बाने की, और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। चर्चा में ले आती हूं। प्रदीप भाटी जी, भारतीय आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भारतीय हैं जो भारत से ताल्लुक रखते हैं, कहीं भी हो उन्हें भारतीय कहेंगे, लेकिन मंदिरों पर अगर हमला हो रहा है तो उसे एड्रेस करने में भी कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो मंदिरों में पूजा कर रहे होंगे वो हिंदू भाई होंगे। खैर, आदिल हसन जी, भारतीय भी अफसोस कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदुओं पे हो रहा है, डेफिनेटली उसकी बात कोई डिनाई थोड़ी कर सकता है, लेकिन ये सेलेक्टिव, चलिए आप माने तो कम से कम हिंदुओं पर हो रहा है। अजय आलोक जी माने, कह रहे हैं हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, इस पर जवाब दीजिएगा। उससे पहले आदिल हसन जी के पास पहले चली आती हूँ। आदिल हसन जी,
चाहे बांग्लादेश का मसला हो चाहे कनाडा का मसला हो, बांग्लादेश में भी ऐसी ही हृदय विदारक तस्वीरें हमने देखी कि वहां पर मंदिरों में घुसकर, दुर्गा पंडालों में घुसकर दुर्गा मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। अब कनाडा से वही तस्वीरें देख रहे हैं। इसीलिए मांग उठाई जा रही है इस देश में एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आपत्ति हो जाती है फिर कुछ लोगों को। मैम, कल अमित शाह झारखंड आए थे, वहां पे घोषणा पत्र जारी किए कि बांग्लादेशी नहीं घुसे। सबसे बड़ा जो फरारी बांग्लादेशी है वही शेख हसीना को भारत सरकार पेट्रोनेट दी हुई है। अब अजय आलोक जो है, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर, जो 144 सीएम हाउस और गवर्नर हाउस लगाया था, ये आदमी बोल दिया टीवी पे कि दिवाली के लिए रोक लिया गया। जब प्रवक्ता झूठ बोलेगा तो क्या होगा। कल भागलपुर में मस्जिद पर झंडा लहराया गया, उसको अजय लोग जस्टिफाई करेंगे। कल तक जदयू के दरबारी में थे, आज छोड़कर मोदी के दरबारी पर्सनल अटैक नहीं करते हैं आदिल हसन जी। मैं आपको बार बार रोकती हूँ सर। पहले आदिल हसन जी मेरी बात सुनिए। सच बोलते हैं आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, मेरे किसी भी मेहमान ने अभी किसी पर पर्सनल अटैक नहीं किया है। मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ कि एक तो आप पर्सनल नहीं जाएंगे मेरे किसी भी मेहमान के साथ, और दूसरा ये सर आप एक प्रवक्ता के तौर पर बैठ रहे हैं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कम से कम भाषा की मर्यादा तो आप रख सकते हैं। आप दूसरे मेहमानों से कम अदब की भाषा तो बोल सकते हैं ना सर। आदिल हसन जी कंप्लीट करिए अपनी बात। ये पूरा अदब सुनिए और सुन लीजिए। और फिलिस्तीन पर महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, अजय आलोक जी को समझा दीजिए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, अब की बात डोनाल्ड ट्रंप सरकार, ये नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी। जहां जहां मोदी जी जाते हैं उसके बाद अंबानी चले जाते हैं और अदानी चले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। केनिया में कैंसिल हुआ, श्रीलंका में जांच चल रहा है, बांग्लादेश देख लीजिए, मॉरिशस देख लीजिए, फ्रांस और स्पेन देख लीजिए। तो सरकार अगर किसी का वकालत करेगी, एजेंट बन जाएगी तो क्या होगा। मोदी जी को बोलिए, अब की बार ट्रंप सरकार किसने कहा था विदेश नीति में ये सरकार कोलैप्स है, किसी भी पड़ोसी मित्र से इनका अच्छा रिश्ता नहीं है सिवाय नवाज शरीफ। पॉइंट आ गया आपका कि विदेश नीति में सरकार पूरी तरीके से फेल है। लेकिन आदिल जी आपकी पुरानी आदत, आपसे सवाल में कोई भी पूछूं आप जवाब वही देंगे जो आप पहले से सोच कर आए हैं। मैंने आपसे पूछा कि सरकार का फेल्योर है, चलिए आपका ये पॉइंट आ गया। अजय आलोक जी से जवाब अभी ले लेते हैं। मेरा जो सवाल था सर उस पर तो जवाब देते ना कम से कम। आपको मस्जिद पर झंडा तो दिख रहा है और उस पर आप निंदा भी करिए, सरकार से सवाल भी पूछिए, उस पर आप कार्रवाई की भी मांग करिए। लेकिन कनाडा और बांग्लादेश पर खामोशी क्यों साध लेते हैं आप लोग? कोई नेता नहीं बोलता है सर, कोई प्रोटेस्ट नहीं होते हैं इस देश में। प्राची जी, फिलिस्तीन और गाजा पे मैंने खूब प्रोटेस्ट देखे हैं। आदिल जी सुनिए ना, सुनिए। ये जो विदेश मंत्री हैं और ये जो प्रधानमंत्री, परिधान मंत्री, प्रचार मंत्री हैं, इनका दायित्व क्या है? संविधान की शपथ किस चीज के लिए लिए है? दिन भर में 4 बार कपड़ा बदलने के लिए कि चुनाव प्रचार करने के लिए? सर आप उनको उनका दायित्व समझाते रहिए, लेकिन आपको जय फिलिस्तीन बोलने में कभी गुरेज नहीं होता। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर अगर अटैक हुआ है तो हम इसकी निंदा करते हैं। आपके नेता फिलिस्तीनियों पर, आपके नेता गाजा पर बोलेंगे, लेकिन कभी नहीं कहते कि बांग्लादेश में हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ी गई हैं तो मैं इसकी निंदा करता हूं। बोल दीजिए ना एक बार। धैर्य रखिए, इतना जज्बाती नहीं हो, धैर्य रखिए, सुनिए। आप मत जज्बाती होइए। नहीं, सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए मैडम। मानते हैं बीजेपी का एजेंडा चलेगा, अरे बोलिए ना आदिल हसन जी, यहाँ देश का एजेंडा चल रहा है, यहाँ बीजेपी का एजेंडा नहीं चल रहा। और कनाडा और बांग्लादेश पर बात कर देने से अगर आपको लगता है कि ये बीजेपी का एजेंडा है तो लगता रहे सर आपको। मैं तो सवाल पूछूंगी और ये सवाल आपको छुपेंगे। अब आइए जरा विजय शंकर तिवारी जी, रहने दीजिए आदिल हसन जी, आपसे ये पूछ लूं कि जय फिलिस्तीन बोलने के साथ साथ आप क्यों कनाडा और बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में नहीं बोलते? तो ये एजेंडा लगता है आपको? सुन लीजिए, ये सेलेक्टिव राजनीति करेंगे आप? विजय शंकर तिवारी जी, मैंने सुन लिया आपको सर जितना सुनना था। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो है ये फेल्योर हम सरकार के तौर पर माने या हम इसे धर्म से जोड़कर या हिंदुओं पर अटैक, हिंदू खतरे में हैं, इसे जोड़कर देखें, ये तो जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है ना विजय शंकर तिवारी जी, कि वहां रह रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ स्टैंड लिया जाए। सरकार क्या कर रही है? प्राची जी पूछिए ना, झालमुड़ी बेच रही है। देखो प्राची जी, वहाँ पर कनाडा में एक बात ध्यान में आपको आ गई होगी कि वहाँ पर ग्रेटर टोरंटो हो या ब्रिटिश कोलंबिया हो या ब्रैम्पटन हो, यहाँ पर के मंदिरों में हमला हुआ है और पहले से ही इसकी पूरी अनुमति ली गई है, सारे उत्सवों की अनुमति ली गई है। और 31 तारीख को वहाँ के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ये कहा था कि हम सबकी रक्षा करेंगे और ये हमारा कर्तव्य है।
उनका कर्तव्य वो भूल गए, और उसके कारण हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने सारी चीजें बताई थी, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर कनाडा में कनाडा का सारा संविधान चलता है, कनाडा का सारा प्रशासन चलता है, काम करता है। ये सोच कर विचार करके उन पर हमला होगा तो वहां की सरकार ने ये सुरक्षा क्यों नहीं दी, ये प्रश्न तो पूछना चाहिए। और भारत की सरकार ने कहता पूछा है, और ये बहुत दिन से सारा चल रहा है, वो भी आपको ध्यान में है। लेकिन पहले बांग्लादेश में जो सारी घटनाएं घटी और ये जो यहाँ पर कनाडा में चल रहा है, तो भारत का एक दूसरा पक्ष भी देखिए आप। मैं कहता हूं शासन को जो करना है वो कर रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है कि पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड सेकुलर हैं, वो चोर से कहते हैं चोरी करो और पहरेदार से कहते हैं जाग। तो अगर जागने वाला पहरेदार चोरों को पकड़कर कुछ करता है तो वो कहता है बेचारे उनको क्यों कर रहे हो। तो ये इस प्रकार की भारत की सेकुलर राजनीति ने हिंदुओं के साथ बहुत इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं, एक इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बांग्लादेश में इतनी सारी घटनाएं घट गई, एक भी हमारे यहाँ सेकुलर नेता ने बिल्कुल दम के साथ ये नहीं कहा कि वहां पर गलत हो रहा है और हिंदुओं नहीं, कुछ नहीं कहा। यहाँ जो हो रहा है भारतीय, देखो प्रदीप हमारे भाटी क्या कह रहे थे, भारतीय भारतीय कह रहे थे, इनको हिंदू कहने में शर्म आ रही है। तो जहां पर ऐसा विपक्ष होगा, जहां पर इस प्रकार का होगा, तो यह कहना चाहिए कि वहां के जो दमनकारी लोग हैं उनके प्रवक्ता हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे प्रवक्ता यहाँ, उनके प्रवक्ता हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन तो विजय भारत शंकर में तिवारी जी, सरकार से सवाल पूछ लेना, अगर दुश्मनों विपक्ष के जो साथी मेरे साथ हैं वो सरकार से तो सवाल पूछ रहे हैं, और भारतीय कह देना, भारतीय तो हम सब है ना विजय शंकर तिवारी जी, चाहे आदिल हसन जी हो, चाहे तिवारी जी हो, चाहे भाटी जी हो, हम तो सब भारतीय हैं। लेकिन यहां से पूछिए, जरूर पूछिए, आप पार्टी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी पूछूंगा। हाँ। लेकिन वहां की ट्रूडो को सरकार के लिए बोलने के लिए इनके पास शब्द नहीं है। उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप इतनी देर इन्होंने भाषण किया, इन्होंने एक भी शब्द ट्रूडो के लिए बोला क्या? बांग्लादेश के लिए बोलने में इनको शर्म आती है, वहां के प्रधानमंत्री के लिए बोलने में शर्म आती है, वहां हजारों लाखों हिंदुओं को काट डाला गया दुकानें, इनको पूछने में शर्म आती है। आप यहाँ भी पूछिए, उनको भी कहिए। मैं बिल्कुल पूछती हूँ, इसका मतलब है कि उनको बल मिलता है कि हमारे पहरेदार वहां पर बैठे। आपकी बात आ गई, मैं पूछती हूँ प्रदीप भाटी जी, क्या एक शब्द हिंदुओं पर हमला हुआ ये कह देने भर से क्या कुछ गलत हो जाएगा, या ये सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग चला जाएगा, ये बाइज्ड हो जाएगा, ये सांप्रदायिक हो जाएगा? ये हिंदू शब्द से परहेज क्यों है? देखिए बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने पहला जो, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तिवारी जी और चाहे आलोक जी हों, दोनों बहुत सेलेक्टिव सुनते हैं। मैंने पहली बात ये कहा, सिर्फ हमें इसे हिंदुओं पर अटैक नहीं माने, ये हर भारतीय पर अटैक है, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो। दोबारा सुन लीजिए तिवारी जी, आपका ऑडियो शायद खराब होगा उस टाइम पे। ये अटैक, और मैंने ट्रूडो सरकार के लिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे और इस तरह की चीज दोबारा कभी ना हो। आप यूएस से, यूके से लेके कनाडा तक, और छोटे छोटे देश भी गिनाए मैंने आपको, किस तरह से भारतीय प्रवासी उस तरह वहां पे परेशान है, या किस तरह से उन पे अटैक हो रहा है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। लेकिन बात क्या करेंगे, सेलेक्टिव लेके आ जाते हैं जो चीज आपको, जिससे आपको वोट मिलनी है। तो ये वोट के गिद्ध बनने के चक्कर में आप हमारे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान भाई हो, आप सबके लिए भला नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप उस एक तो भारतीय सामाजिक ताना-बाना जब एक को प्रश्न मेरा खराब कर आपसे रहे हैं। है, फिर उसके बाद जा रही हूँ अजय आलोक जी के पास। एक प्रश्न मेरा आपसे है, चलिए विजय शंकर तिवारी जी या अजय आलोक जी को आप कहिए कि वोट के लिए ये एक मुद्दे को उठाते हैं या उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं या उसमें अपने हिसाब से किसी भी धर्म को जोड़ देते हैं। सर, ये सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए कि क्या सिर्फ वोट के लिहाज से कनाडा और बांग्लादेश के मसले पर हमें इस देश में चुप्पी सुनाई देती है, जबकि गाजा और फिलिस्तीन के मसले पर बड़े बड़े नेताओं के बयान, बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट हमें दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी का बयान उस टाइम पे भी आया था जब गाजा की बात हो रही थी, यूक्रेन की बात थी, और जहां पे भी अन्याय होगा किसी के साथ भी, हमारे नेता की आवाज सबसे पहले आपको बुलंद नजर आएगी। हम किसी के सेलेक्टिव बात नहीं करते, लेकिन उस बात में भी, चाहे किसी पे अत्याचार हो रहा हो, उसमें ये हिंदू मुस्लिम ढूंढने लगते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम इसका विरोध करते हैं, हम वो बात नहीं कहते हैं कि किसका। आप लोगों की सेकुलरिज्म को देखते हुए या आप लोगों की अच्छी मंशा को देखते हुए आपसे सवाल मैं पूछ रही थी ना, आपके नेता का अभी तक आवाज आई नहीं या पुरजोर तरीके से उन्होंने विरोध किया नहीं, इसलिए आपसे की बाइट देखिए, उसमें मिलेगा आपको एएनआई की बाइट है। ठीक, अब आगे अजय आलोक चलाएंगे तो मैं कैसे कहूं? नहीं सर, बिल्कुल चलाएंगे, सबको एएनआई की बाइट है, आप देख लीजिए। आप लोगों को चलाना है, आप लोगों से सवाल करना है, अगर आप पूछेंगे सवाल क्यों नहीं जवाब दिया जाएगा? अच्छा, सवाल
सवाल हम ही पूछे तभी नहीं, आप सवाल जवाब ANI ने दीजिएगा। पूछा फिर तो उसके जवाब बाद- दिया, फिर और उसके यहाँ बाद आप पूछ रही हैं तो मैं दे पत्रकारों रहा पर ही डाल देते हैं कि नहीं, नहीं, पत्रकारों ने यहाँ सवाल आप पूछ पूछा रही हैं तो मैं इसलिए दे रहा हमने हूँ। ऐसा बयान दिया। खैर अजय आलोक जी, प्रदीप भाटी जी का जो प्रश्न है, प्रदीप भाटी जी का प्रश्न बड़ा सिंपल सा है और जो आदिल हसन जी का था, एक ही बात कान की आदिल जी ने, वो ये कि सरकार उन्हें पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। कह रहे हम तो पूछेंगे ना अपने गृह मंत्रालय से, हम पूछेंगे अपने विदेश मंत्रालय से, हम पूछेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री से कि क्यों और कैसे हो रहा है और इसका हल क्या है। देखिए ऐसा है कि इनको तो सरकार फेल नजर आएगी, लेकिन इनके चाहने से क्या होता है। गिद्ध हम लोग नहीं हैं, गिद्ध आप ही लोग हैं जो एक जगह इकट्ठा होकर काँव काँव करते रहते हैं, लाश को नोचते रहते हैं। कौन किसको नोच रहे हैं ये आपको ही पता है। अभी भी हिंदू कहने में शर्म आ रही है, कुछ से कुछ बोलते जा रहे हैं। मंदिर में हिंदू नहीं रहेगा, मैंने ये बोला, मंदिर में हिंदू नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। और दूसरा, आदिल हसन की क्या बात करनी है। इनको बेकायदा नोटिफिकेशन तेलंगाना सरकार का दिखाया कि दिवाली त्योहार मनाने पे रोक लगाई गई हैदराबाद में, तेलंगाना में 144 लगा के। ये काम ये लोग करते हैं, कांग्रेसी सरकार और बाकी लोग। फिर झूठ, संसद में जो है फिलिस्तीन बोलेंगे, लेकिन कल से लेके 24 घंटे हो गए, अखिलेश यादव हो जाए, पूछ के करेंगे, चाहे आपके ओवैसी साहब हो जाए, मुंह में अरे लकवा आप मार फॉलो दिया करा है करो ना कनाडा के भाई, नाम पे, ऐसी जैसे बांग्लादेश के समय बेतुकी मारा था। बयानबाजी क्यों करते हो। है ना, अभी बताया जैसे आपको कहाँ बांग्लादेश बाइट के है। समय मुंह में लकवा मार गया था, वैसे ही मार अरे गया। लकवा दिवाली आपके भी मुंह नहीं में मारता है बनाई दोस्त, देने की लकवा आपके मुंह में बांग्लादेश मारता है। कह रही हैं जब आपसे और ये पूछा कह कोई रहे सवाल थे, पूछा जाए एक पर तो एक लकवा हमारे मुंह कहाँ में नहीं है मारता अखिलेश यादव, कहाँ चुप्पी, अखिलेश अब यादव, कहाँ आप तो गए दिन भर 56 बयान इंच चला का रहे हैं सीना। ना। अब एक कहाँ बार चला गया 56 इंच का सीना। एक बार भी बोला, लाल आंख 56 दिखाने इंच वाले का कहाँ सीना तो गए। है ये, और सीने का नहीं, असर बताइए देख ना, चुका है लाल देश। आंख दिखाने वाले कहाँ गए। 56 इंच का सीने का असर देख नहीं चुका है नहीं, देश। लाल 56 इंच का यही सीने है, का हम असर ये कहीं नहीं देखिए, जाने वाले, मालदीव से जाएंगे लेकर आप लोग। बांग्लादेश और वहाँ नेपाल, जाएंगे वो आप देश लोग, आपको हम आंख लोग दिखा कहीं रहा नहीं जाने है। आप वाले। क्या बात करते हम हैं। लोग तो यहीं पे, अरे आप हम क्या लोग बात यहीं करते पे हैं। अजय पैर आलोक, जमा के बैठे हुए अंगद के पांव की तरह। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हकलाइए मत। नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको तो उत्तर प्रदेश से भगा दिया है, उत्तर प्रदेश से भगा दिया है आपको 2024 में। आप कहीं नहीं जाएंगे, चिंता मत करिए। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, जनता चाहेगी तो आपको भेजेगी। आप आपके कहने से जाएंगे नहीं, जनता चाहेगी तो भेजेगी। चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ती है। आपकी चढ़ गई है। कपड़े देख के आपकी पहचानने वाली आदत काठी अपने जो- पास ही आप रखिए। आपकी काठी पता है चढ़ मुझे गई कि है, आप- हमदर्दी कहाँ के लिए है, अच्छा, कहाँ के लिए निकलेगी, ये देश को भी पता है कि किसके लिए अच्छा, एक हमदर्दी एक करके निकलेगी। बात करते हैं। एक सेकंड में आदिल जी आपके पास आ रही हूँ। अजय आलोक जी, प्रश्न ये है, और जो प्रश्न या विपक्ष के साथी भी उठा रहे हैं या उनके जहन में जो सवाल आता है, हम समझते हैं कि देश कूटनीति से चलते हैं, हमारी कूटनीति से ही तय होगा या हम कितना दबाव बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि हमारी कूटनीति किस दिशा में जा रही है, देश भी तो जानना चाहता है ना। कूटनीतिक फैसले ले रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, कोई भी खालिस्तानी आकर हमें धमकी दे रहा है, हमारी फ्लाइट्स में सवारी करने वाले, सवार करने होने वाले यात्रियों को धमकी मिल रही है। ऐसे में देश का कदम क्या है, ये तो हम सब जानना चाह रहे हैं कि ताकि सुरक्षा का भाव पैदा हो सबके अंदर। देखिए, एक बात मैं आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूं कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ट्रेन जिहाद से शुरू होता है ये। बताइए, इतने कम से कम 150 से ऊपर ट्रेनों के स्लीपर्स के आगे बोल्डर्स रख के ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये कौन कर रहा है? ये देश के तो दोस्त नहीं हो सकते हैं, ये देश के दुश्मनी होंगे। पुलिस और पूरा तंत्र, हर कोई लगा हुआ है इसमें। यहां पे आप उन राज्य सरकारों को देख लीजिए कि जो ओपनली प्रमोट कर रहे हैं इस तरह के तंत्र को। हमारे यहां हैं ऐसे ऐसे लोग, बचाया जा रहा है, अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। आप कनाडा में हिंदुओं पे हमले होते हैं, कांग्रेस के सांसद यहां बयान देता है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसलिए कनाडा में हमले हो रहे हैं। कोई तर्क है, कोई लॉजिक है? लेकिन फिर अजय आलोक जी, सवाल ये है, सरकार आपकी है, करने की कोशिश कर रही है। सर सरकार आपकी है, अगर विपक्ष अपनी बिल्कुल, साजिश हम में लोग बिल्कुल कामयाब सजग हो हैं। जाएगा तो फिर सरकार हम कितनी सजग मजबूत इस हैं। पर प्रश्न खड़े करेंगे। प्राची जी, हम सजग हैं और हम बिल्कुल तत्पर हैं, मुस्तैद हैं, और इसीलिए कोई घटना हम होने नहीं देंगे। ठीक, समय पे केंद्र सरकार काम कर रही है, ठीक। हमारे बॉर्डर्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप क्या कर रहे इंटरनल हो? डिस्टर्बेंस करने की जो फैल रही कोशिश है कर देश रहे में, हैं, उनको भी सरकार केंद्रीय आपकी आप एजेंसियां करते टारगेट रहे। कर रही प्रदीप हैं। भाटी जी, मैं आ रही हूँ एक के बाद एक लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ठीक है, आदिल हसन जी बहुत देर से रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर आपके पास आ रही हूँ। जी आदिल हसन जी, सवाल विजय शंकर तिवारी जी का अजय आलोक जी का बड़ा सेम था, सिंपल था, और यही सवाल मेरा आपसे भी था, वो सिलेक्टिव चुप्पी पर। हालांकि जवाब नहीं देंगे आप इस पर, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ, एक बार कोशिश करती हूँ। बोलिए सर। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पार्टी की तरफ से यहाँ पे बैठा हूं। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, एथीस्ट हो, किसी भी भारतीयों पे हमला, किसी भी जात पर हमला, धर्म पे हमला, उसकी हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि इनके आने के बाद सभी पड़ोसी देशों से जो रिश्ते थे भारत के, वो खराब हुए।
आपने नवाज शरीफ को अपने शपथ घर में बुलाया, आपने नवाज शरीफ के घर में जाके बिरयानी खाई। आपका डिप्लोमेसी क्यों फेल है? आपका विदेश मंत्री क्या कर रहा है? विदेश मंत्री को बोलिए नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे। रेल मंत्री को रील बनाने से फुर्सत नहीं, अमित शाह जी को प्रचार से फुर्सत नहीं। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को लाएंगे और बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में करेंगे तो ये कैसा होगा? विदेश मंत्री से नहीं पूछेगा, प्रधानमंत्री से नहीं पूछेगा, जिसने देश से मैंडेट लिया है तो किससे पूछेगा? जाकर किसी और से पूछेगा। बात कीजिए आपकी कूटनीति क्या? आप तो एयरपोर्ट पे पूरा झंडा दिखाते हैं कि 2000 आदमी आपको स्वागत कर लिया आ गया, इसके साथ सेल्फी उसके साथ सेल्फी खिंचाते हैं। सब सेल्फी डिप्लोमेसी क्या हो जाती है जब भारतीय पर या हिंदू पर या किसी भी जात के धर्म के लोगों पर हमला होता है? बतलाइए। और लखवा अजय आलोक को मारा होगा, दूसरे को नहीं मारा रहता है। अजय आलोक को बोलिए जुबान पे लगाम दे, जुबान पे लगाम दे। कि नीतीश कुमार के दरबारी ये करते थे, आदिल हसन जी, अपना दिन याद मत रख, भूले मत अजय आलोक। आदिल ये हसन क्यों बोल के आदिल हसन जी, आदिल हसन जी अपनी रखो, तब से बहुत किए जा रहे हो। 2 टके की औकात नहीं है तुम्हारी। अच्छा ठीक है, दोनों प्लीज, अच्छा दोनों की आवाज पहले थोड़ा डाउन करिए। आदिल हसन जी, मैं यही आपको समझा रही थी, आवाज दोनों की डाउन कर दीजिए प्लीज। आदिल हसन जी, ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप डिबेट में आएंगे और आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे या आप ऐसी टोन का इस्तेमाल करेंगे जो किसी के लिए भी डिसरिस्पेक्टिंग हो सकता है। आदिल हसन जी, ना जाने आपको क्या हो गया है, आपको जब जब डिबेट में बुलाया जाता है इसलिए बुलाया जाता है ताकि आप अपनी पार्टी की बात रखें। न जाने किसने आपको ज्ञान दिया है कि आप यहाँ आएंगे, झल्लाएंगे, मुद्दा भटकाएंगे, किसी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आपकी बहुत वाहवाही हो जाएगी, आपके लिए तालियां बजेंगी। निराश होते हैं सर आपके समर्थक, सबको लगता है कि आप उठाएंगे यहाँ पर मुद्दा लेकिन नहीं उठा पाते। आप मुद्दे पे बात ही नहीं करते आदिल हसन जी। आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपके नेता कहाँ हैं? बात करेंगे मुझसे आदिल हसन जी? अच्छा विजय शंकर तिवारी जी, अच्छा ठीक है सर। अब नहीं आदिल हसन जी, आपसे बात करने का अभी कोई फायदा नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, सब तो खुलकर कह रहे हैं, प्रदीप भाटी जी ने भी खुलकर कहा, आदिल हसन जी ने भी खुलकर कहा, फिर ये शिकायत क्यों है? दोनों ही कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो गलत है और हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। ये बिल्कुल 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 ये भारत सरकार से ही उम्मीद की जा सकती है, जो कि उम्मीद करने लायक सरकार है ये। लेकिन आदिल हसन जिस प्रकार की बात कर रहे थे तो उनके मुंह से यही प्राची निकलेगा, क्योंकि जो एटीएम मशीन में भी हिंदू मुस्लिम देखते हैं और वो जब ये इतनी बड़ी बात कहते हो तो उनकी बात में कितना दम होगा ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये जो परिदृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है हिंदुओं का, तो आप बटेंगे तो कटेंगे वाला सारा मामला आपके ध्यान में आ रहा होगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं बटना चाहिए। और आज सारी दुनिया का हिंदू इकट्ठा हो रहा है, एकत्र हो रहा है, संगठित हो रहा है, वो लोगों को खल रहा है, क्योंकि सारी दुनिया का मुस्लिम तो इकट्ठा है। आपको ध्यान में आया, कहीं ब्रिटेन में कुछ होता है तो भारत में हंगामा होता है, टर्की में कुछ होता है तो भारत में हंगामा होता है, इटली में कुछ होता है तो भारत में हंगामा करते हैं ये लोग। यानी दुनिया भर के मुस्लिम एकत्र हैं, एक साथ हैं। आज दुनिया भर के हिंदू संगठित हो रहे हैं, वो किसी को पच नहीं रहा है, ये भारत के लोगों को भी पच नहीं रहा, हमारे जो तथाकथित हिंदू नामधारी हैं उनको भी नहीं पच रहा है। इसलिए हिंदू शंकर तिवारी जी, चर्चा को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगी। खास मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं पहले उनसे समझ लेती हूँ, उनसे जान लेती हूँ। MS बिट्टा साहब, चेयरमैन AIATF इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका MS बिट्टा जी इंडिया टीवी पर। सर, जो कुछ हो रहा है कनाडा में, अभी तक ये लड़ाई खालिस्तान वर्सेस भारत की नजर आती थी, देश विरोधी ताकतें नजर आती थी, लेकिन अब ये धर्म पर शिफ्ट हो जाना, एक के बाद एक हिंदू मंदिरों पर हमला होना, इसके पीछे की क्या वजह समझ में आती है? MS बिट्टा साहब, चेयरमैन AIATF इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका MS बिट्टा जी इंडिया टीवी पर। सर, जो कुछ हो रहा है कनाडा में, अभी तक ये लड़ाई खालिस्तान वर्सेस भारत की नजर आती थी, देश विरोधी ताकतें नजर आती थी, लेकिन अब ये धर्म पर शिफ्ट हो जाना, एक के बाद एक हिंदू मंदिरों पर हमला होना, इसके पीछे की क्या वजह समझ में आती है? देखो जी, इसके पीछे पाकिस्तान है, ISI, जो आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो चुका है। और आज पाकिस्तान, चाइना जैसे देश की हिम्मत नहीं कि हिंदुस्तान के सामने खड़े हो जाए। आज पाकिस्तान ISI ने थ्रू कनाडा, अमेरिका, यूके के अंदर, पहले यूके के अंदर इन्होंने तिरंगे झंडे को एम्बेसी में जाके अपमान किया, तिरंगे झंडे को पैरों में फुटबॉल बना के रोदा और तिरंगे झंडे का बार बार अपमान किया। वहां की सरकार खुल करके इन खालिस्तानियों की मदद करती है और पाकिस्तान उनके पीछे है और कनाडा दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। ये जो आपकी डिबेट बनती जा रही है ना, इन डिबेट को थोड़ा निकाल करके टोटल इसको खालिस्तान पे फोकस कीजिए।
मेरी आपसे बेनती है, मैं देख रहा हूं आपकी डिबेट अभी, इनको हटा दीजिए और खालिस्तान के मुद्दे पे बात कीजिए। हिंदू धर्म के मंदिरों के ऊपर हमले, पहले बाबर, पहले औरंगजेब, अजनब गोरी ने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान तक हिंदू धर्म के मंदिरों के ऊपर हमले हुए। उस वक्त गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे कुर्बानी, शहादत दी मजलूमों की खातिर, चाहे हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था। आज हमारी पगड़ी पे इन चंद खालिस्तानियों ने दाग लगा दिया। जो कौम उस वक्त इन जालिमों के खिलाफ लड़ती रही, औरंगजेब बाबरों के खिलाफ लड़ती रही, आज हमारी कौम मंदिरों पे हमला करेगी। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको कहूंगा, क्या हिंदुस्तान के अंदर सारे गुरुद्वारा साहिब वहां इकट्ठ करेंगे? हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग और मीडिया को बुला के कहेंगे हम खालिस्तान नहीं चाहते। मंदिरों पे हमला हुआ है, हम उनके खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले आतंकवादियों के खिलाफ हैं। हम भारतीय हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। AK-47 का काम करेगी कनाडा के अंदर इन खालिस्तानियों के ऊपर और उन गद्दारों के ऊपर। हम सरदारों में बोलने को कोई तैयार ही नहीं। चार बोले तो क्या बोले, बोले तो पूरे हिंदुस्तान का सिख समाज बोले। आज हरमंदिर साहब में आप देख लें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लाइन लगी हुई है। सिख जाता है 20%, बाकी सारे दूसरी कौम के मत्था देखते हैं। ये सिख कौम की इज्जत है और ये चंद लोग हमारी पगड़ी पे दाग लगाते हैं। कौन सिख समाज के ऊपर बोलने वाला? मेरा आपसे सवाल है, क्या हिंदुस्तान से आवाज उठेगी? जी बोलिए, बोलिए। ठीक है, मैं सवाल आपसे ही कर रही थी सर, जब आप भारत की बात कर रहे हैं और जब इन देश विरोधी ताकतों की बात कर रहे हैं, बार बार भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है, भारत का जो तीखा रुख है वो भी बड़ा क्लियर है, उसके बावजूद ये ताकतें इतनी बड़ी कैसे हो रही हैं कि आप खुलेआम धमकी भी देते हैं, आप हमला भी करते हैं, हमारे दूतावास पर हमला करते हैं, आप तिरंगे का अपमान करते हैं? बहन जी मेरी बात, सारी बात का एक जवाब, AK-47 की तरह इनको खंजर की तरह इनका सीना पार कर देगा। और जिस दिन हिंदुस्तान के सिख समाज खुल करके कहेंगे हम भारतीय, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे लोगों के खिलाफ, क्या 3 बातें कहने में तकलीफ है? ये पगड़ीदारी मेरे भाई, मेरे सिख जो गुरु, बस 3 बातें कह रहे। ना मोदी जी की ना सरकार की जरूरत है, ना गोली की जरूरत है, ना फौज की जरूरत है। हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, हिंदू बोले तो RSS, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले नफरत फैलाने वाला, तो मेरे सरदार भाई घरों में बैठे रहे। वाह, ये क्या मजाक है? हमको सड़कों पे आना चाहिए। हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता, ये सेकुलर मुल्क, ये होना चाहिए। बहन जी सारी बातों का AK-47 की तरह लगेगा इनको। ये मैं असलियत बता रहा हूँ। कोई करने को तैयार है? नहीं, कोई करने को तैयार नहीं। भारत में सब कुछ रहना है, कारोबार, व्यापार। भारत हमारा, मेरे से पूछो मैं कौन हूँ? सिख बाद में हूँ, ऐलान करके कहता पहले मैं भारत माता का बच्चा हूँ, फिर मैं सरदार हूँ, फिर मेरी पगड़ी की छान है। आपने जो अहम बात सरदार हूँ बिट्टा जी यहाँ पर कही है, उसी बात पर अपने मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए बात जो बिट्टा जी ने कही, अब ये भाटी जी इसका जवाब आप दीजिए। वो जो कह रहे हैं वो वही तो कह रहे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एड्रेस करने में हम लोगों को दिक्कत क्यों होती है, हम वही अपने हिसाब से क्यों एड्रेस करते हैं, हम क्यों इन मसलों पर एकजुट होकर विरोध नहीं जताते हैं कि ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये सबको साथ खड़ा होना होगा, सरकार से भी सवाल करना होगा, अपने भी विरोध हमें जताना होगा। देखिए जो बिट्टल साहब ने भावनाएं जताई, हम उसके बिल्कुल साथ हैं। और ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए था कि ये जो बांटने का बात कर रहे थे, उन्होंने तो कहा मैं भारतीय हूँ सबसे पहले, मैं सिख और सिख बाद में हूँ और पहले भारतीय हूँ। अभी आप अजय लोग को क्या सुन रहे थे? हमने भारतीय क्या कहा, उन्होंने वो हमारे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए। और ये बात कर रहे थे अराजकता की। अराजकता सरकार आपकी, उत्तर प्रदेश में आपकी, देश में आपकी सरकार, अराजकता हो कैसे रही है? बस एक और बीच वो में एक पॉइंट रखूंगी, उसके बाद आप अपनी बात बढ़ा लीजिएगा। देखिए आपने कहा कि वो भारतीय, उन्होंने बात कही, लेकिन उन्होंने एक चीज और कही थी सर कि जब हिंदुओं पर हमला होता है और हिंदुओं की कोई बात करने लगता है तो लगते हैं हम कोसने भारतीय जनता पार्टी को या लगते हैं हम RSS को कोसने। तब हम क्यों नहीं कहते कि हम सब साथ खड़े हैं? ये पॉइंट और कहा। सबसे पहले तो हमने यही कहा
कि किस तरह से हमले हो रहे हैं उसकी निंदा करें और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। ये तो पहली लाइन थी हमारी। और दूसरी बात, जब ये बात कर रहे थे अराजकता की, तो उसी पे मैं 2 लाइन ये जरूर ये कहूँगा। अजय आलोक ये बात कर रहे थे, अरे आप हेट स्पीच में नंबर 1 आपकी पार्टी, आपके टॉप नेता माननीय प्रधानमंत्री जी कपड़े से पहचान लेते हैं। इस तरह की भाषा देश के अंदर आप जिस तरह से बुनियादी फर्क लेके आ रहे हैं, आप देश के अंदर हमारी इमेज जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर बट्टा लगा रहे हैं, उस पर बट्टा लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इमेज विदेश में खराब हो रही है। और जब हम उस मुकदमे को लड़ने जाते हैं कि हमारे ऊपर कैसे हमला हो रहा है, हम इस तरह की जो लोग हैं, हिंदू समाज है जो वो इस तरह से सहिष्णु है, उस तरह के लोगों पर हमला होगा तो देश आपकी आवाज सुनेगा। लेकिन जब आप यही अपने देश के अंदर आप बांटेंगे तो कोई आपकी आवाज नहीं सुनेगा। और यही भारतीयों की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है कि वो इस तरह का भेदभाव करके हमको भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये भेदभाव करते हैं। चलिए ठीक है, इस पर जवाब अभी अजय आलोक जी देंगे। लेकिन वो भेदभाव क्या, आप बार बार कहेंगे कि मैडम आप ये सवाल मुझसे कर रही हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए वाजिब है ना, हमारे देश के नेताओं से, राजनेताओं से सबको उम्मीद होती है भाटी जी, जो वो बोलेंगे, कहा जाता है कि वे समाज को दिशा दिखाने वाली बात कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। यही उम्मीद अखिलेश यादव जी से भी है कि कुछ तो बोलेंगे ना कनाडा पर, कुछ तो बोलेंगे ना बांग्लादेश पर। पिछले 2 मिनट पहले ही बताया था कि आप ANI की बाइट निकाल लीजिए, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ये सवाल आज पूछा भी गया था। सवाल पूछने पर बोलेंगे, यही तो सवाल है ना। उनकी टाइमलाइन देख रही थी सर, मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ मिस हो गया होगा। नहीं भाटी जी, मुझे लग रहा होगा कि मुझे शायद मुझसे कुछ मिस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, टालेंगे तो और भी बुरा होगा। जब वो बात आप यूपी के चुनाव पर बोल रहे हैं, लेकिन आप कनाडा और बांग्लादेश पर नहीं बोलेंगे, आप भारत पर नहीं बोलेंगे, तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे। प्राची जी, सोशल मीडिया सरकार से सवाल पूछती या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अगर आप बात आपकी वहां पे पहुंच गई, चाहे वो प्रिंट मीडिया के थ्रू पहुंची हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बात साफ हो जाती है कि उन्होंने अपना रुख रख दिया है। और आप उस बात को अंडरलाइन मत करिए कि हो सकता है वो आपके पत्रकारों के सवालों पर ही बोलेंगे, सवाल इस बात को लेकर था। ये बात आप बहुत उसको अंडरलाइन कर रही है, वो बात बिल्कुल गलत है। उम्मीद थी जब ना, आपने बात करी, उम्मीद है। देखिए सुनिए, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, जितने बड़े नेता हैं हमारे विपक्ष के, सबने बोला था गाजा पर, और उस बयान को दिखाया गया था। मैंने तो कहा जहां पे मजलूम लोगों की बात होगी, जिन पे अत्याचार होगा, अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले बोला और इस पे भी बोला। जब आप सवाल पूछेंगे या आप वो बात अजय आलोक जी, बिट्टा साहब ने जो कहा वही बात अभी प्रदीप भाटी जी भी कह रहे हैं, सेम बात। देखिए प्राची जी, ये कह रहे हैं कि हम बांटने में विश्वास रखते हैं, हम भेदभाव करते हैं। अरे अभी तो इतना नारा दिया, एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये सबको एकजुट करने का नारा था ना, ये बांटने का नारा था। नहीं, कटोगे बटोगे एकजुट करने का नारा करने का नहीं है। नहीं, आप जातियों में बांटो, हिंदुओं को बड़ा सही। नहीं, कटोगे बटोगे, हिंदुओं को जाति में बांटो, बड़ा सही। नहीं, ये मुसलमानों की जाति आप भूल जाओ, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। आलोक जी, एक रहोगे, नहीं, दोनों बातों को जोड़ो मत। वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और उसे लेके रहेंगे आप। अजय आलोक जी, टीवी डिबेट में ना ये बात को घुमा फिरा के एक बात, दोनों बातों को साथ मत मिलाइए, ये दोनों बातें अलग हैं। भाटी जी, प्राची जी, भाटी जी हो जाए, अखिलेश यादव हो जाए, ये लोग कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बोलेंगे तो भाईजान नाराज हो जाएंगे इनके। कटोगे बटोगे, इससे कौन नाराज होगा? इनको इससे घाव देश के ऊपर बट्टा लगता है। देश की साख न घटी थी, न घटी है और न कभी घटेगी। और पता कर लीजिए, इंडेक्स रिपोर्ट आती है डेली, विश्व स्तर पे भारत कहां से कहां बढ़ गया, ये आपको देख के हजम नहीं होता है। 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, अन्य देशों से ज्यादा। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? हर बात में मोदी जी की जलन। आज हम रक्षा उत्पाद को निर्यात कर रहे हैं, उसमें आपको जलन होती है। 50,000 करोड़ से ज्यादा हम निर्यात कर रहे हैं, तो उन देशों को तो दिक्कत होगी ना जिनसे हम खरीदते थे, और उन दलालों को दिक्कत होगी जिसको इस हथियार की चाइना से खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा। आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से हो रहा है। प्राची जी बता दिए इन्हें, अजय आलोक यहाँ पे गलत बयानबाजी ना करें। चाइना से इंपोर्ट बढ़ा है, घटा नहीं है, और ये बांटने की बात कर रहे हैं।
और देश की जनता दलाल ने तय कौन है कर लिया देश कि का? आपको सत्ता में आप नहीं भाषा वापस का आना है। संयम रखें। अजय अगले आलोक 30-40 पढ़े लिखे साल तक व्यक्ति आप हैं। सत्ता में नहीं आने दलाल वाले। वो है क्योंकि जब जो सत्ता में इंपोर्ट आएगा, चाइना से तब बढ़ा रहा है, प्रचार कीजिएगा। देश की जब सीमा थोड़ी पे ताकत मिलेगी, प्रतिभा जवान जी, खड़ा हुआ है, प्रतिभा वो जी, दलाल हो सकता है। सर, और बीच देश में और में ये भाषा बीच में नहीं। प्रयोग अच्छा, नहीं ऐसी करना भाषा चाहता का आपके लिए। इस्तेमाल मत करिए। चलिए नहीं, ठीक इस है। तरह की भाषा आप- मैं अजय आप आलोक देखिए, जी को अजय भी आलोक टोक देती हूँ। पढ़े लिखे अजय व्यक्ति किस आलोक तरह जी, की भाषा अजय का आलोक प्रयोग जी कर ऐसी रहे हैं? भाषा का इंपोर्ट इस्तेमाल ये कर रहे हैं, चाइना मैं से बोलूं- दलाल हमें मैं बता बोलूं रहे हैं। प्रतिभा जी, अजय आलोक जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें मैंने जिससे इनको किसी कहा को भी दलाल ठेस बोला? पहुंच जाए, लेकिन वो मैंने इनको आपको एड्रेस नहीं कर रहे थे तो आप कर प्रतिभा रहे हो जी। ना। अजय मैंने आलोक अपने आप समाजवादी को बोला पार्टी है। को कब दलाल बोला? नहीं, अपने आप को मैंने बोलिए कहा फिर। कि रक्षा तो ऐसा खरीदी करिए के साहब, सौदे में दलाली भारतीय खाते थे। जनता पार्टी- अपने पे क्यों ले रहे हो? अपने पे क्यों ले रहे हो? अरे अब भारतीय जनता पार्टी बोल दी ना अपने साथ पे में। क्यों ले रहे हो? मैंने कहा रक्षा खरीदी होती थी उसमें दलाली चलती थी। ये किससे छुपा हुआ है? आप अपने पे इंपोर्ट ले लेंगे चाइना तो से मेरी आप कर रहे हो, समस्या, मेरी दलाली भाषा आप खराब खा होगी। रहे हो। गजब हाल है भाई। इंपोर्ट अरे आप कर रहे हो, हकलाने दलाली लगते हैं आप खा रहे हो। मुलायम सिंह अच्छा, यादव के आगे 8 बढ़े महीने इससे के लिए थोड़ा। रक्षा मंत्री थे। अब बहुत अच्छा काम किया था। बहुत अच्छा काम किया था, बिल्कुल, इसमें कोई आपको डाउट है? तो फिर अपने आप को दलाल क्यों समझ रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो चाइना से इंपोर्ट कर रही है उस दलाली की बात कर रहा हूं मैं। अपने आप को क्यों जो दलाल यहाँ समझ रहे हैं? आके लाल आंख दिखाने कौन वाली सी पार्टी भारतीय जनता जो पार्टी इंपोर्ट तो कर रही है, 56 इंच का वहां सीना। पे अच्छा, चलिए, और प्रदीप उनसे- भाटी जी, और प्रदीप जहां भाटी पे जी, टिकटॉक प्रदीप बैन भाटी करके जी, जो प्रदीप भाटी जी, सुगुफा प्रदीप फेंका भाटी जा जी, रहा है अजय आलोक उसकी जी, अच्छा, उसकी एक पोल मिनट। खोल हो रही अजय है। आलोक जी और प्रदीप भाटी जी, देखिए प्रदीप भाटी जी बीच में बोलेंगे, चर्चा कहीं से कहीं चली जाएगी। आदिल जी भी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, सवाल था इन लोगों का 56 इंच के सीने पर। ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि हम तो अपने दुश्मनों को लाल आंख दिखाना जानते हैं ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये घटनाएं तो बढ़ती जा रही है ना, कम होने की बजाय ये बढ़ रही हैं। पहले दूतावास पर तिरंगे का अपमान कर दीजिए, फिर हिंदुओं पर अटैक कर दीजिए, फिर आप धमकी दे दीजिए खुलेआम। देखिए, हमारे दबाव का कारण है कनाडा की पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। ट्रूडो पे एक इंटरनेशनल प्रेशर चारों तरफ से बढ़ाने की जरूरत है और वहां के हिंदुओं में भी यह चेतना आ चुकी है, सिखों में भी चेतना आ चुकी है। ये सिख नहीं है जो कि मनोजीत सिंह बिट्टा कह रहे थे। ये हमला करने वाले खालिस्तानी उग्रवादी हैं जिनको ट्रूडो का समर्थन प्राप्त है। ये बात विश्व के पटल पे हमें रखनी पड़ेगी और मैं चाहूंगा कि हमारा विपक्ष भी इस बात को रखने में हमारे साथ दे। वहां पे किसी और को क्या मत कार्रवाई देखिए, करी मत आपने, बताइए? ये एम्बेसी इसी पे तरह से भारतीय करते हैं। झंडा एक का मिनट, इतना ये इसी अपमान तरह से हुआ, करते हैं। आपने क्या कार्रवाई की? किसी भी यहाँ पे आके मसले लिप पे सर्विस दे रहे हैं। एक स्वर में नहीं बोल सकते। नहीं, ये लिप इनकी सर्विस मोदी- देश इनकी देश मोदी आपको विरोध पहचानता है। इस हद तक इस चला तरह गया है की- कि ये देश विरोध करने इस लगता तरह की खोखली प्रदीप बातें भाटी मत जी, करिए। एक मिनट, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए ना, बीच में बोलते हैं फिर समय चला जाता है, फिर उसके बाद आप आ जाइएगा। आदिल जी का समय जा रहा है, जल्दी से अजय आलोक जी जल्दी कंप्लीट करिए, फिर आ रही हूँ आदिल जी आपके पास। मैं कहता हूं मोदी विरोध करते करते ये कब देश विरोध की सीमा लांघ जाते हैं, इनको खुद याद नहीं रहता है। आज समय है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कनाडा पे चारों तरफ से दबाव बनाएं, चाहे कूटनीतिक स्तर पे, चाहे राजनयिक स्तर पे, वो हर स्तर पे सरकार काम कर रही है। ठीक, आप पॉलिटिकल वॉइस बन के कम से कम सरकार के साथ तो इस मुद्दे पे खड़े रहिए। आपसे वो भी नहीं होता है। कौन साथ उसमें देगा? भी आपको चलिए देखने लगता है कि भाईजान नाराज हो जाएंगे। अभी पूछ लेते यूपी हैं का आदिल चुनाव हसन है। जी। खुलकर समर्थन मांगा जा रहा है, खुलकर ये कहा जा रहा है कि भाई समर्थन अगर विपक्ष खड़ा रहेगा सरकार के साथ अपने सवालों के साथ, तो क्या बदल जाएगा या उससे क्या बिगड़ जाएगा, क्या लॉस हो जाएगा विपक्ष का? मैम, जब चाइना का घुसपैठ हुआ था, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है, हमने तो बोला था ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके डोकलाम में चलिए, लेकिन ये गए नहीं। और दलाली बात कर रहे हैं। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली किए थे, पूरा देश जानता है। इसमें नई बात क्यों है? सीएम केयर्स फंड का आरटीआई में नहीं है, चाइना की कंपनी से इन्होंने पैसा लिया है मैडम। ये तो देश पूरा जान रहा है ना मैडम। प्रधानमंत्री को बोलिए कि घुसपैठ उन्होंने सीमांचल में आकर कहा था, पूर्णिया एयरपोर्ट में 2013 बोला था पूर्णिया एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना और पूर्णिया में आकर सीमांचल के लोगों को घुसपैठ कहा था। आप ही बतलाइए, आप ही प्रधानमंत्री को ना सोचना चाहिए। मंगलसूत्र की बात करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन कनाडा से या किसी भी देश से हिंदुओं पर किसी पर भी अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री से अगर नहीं संभल रहा है तो रिजाइन दे दे भाई। आदिल हसन जी, आप तो यहाँ सबका रिजाइन मांगने ही आते हैं। आप आते हैं डिबेट में कि आप आएंगे आप आएंगे और एक एक करके तमाम नेताओं का रिजाइन मांगेंगे और आदिल हसन को मिल जाएगा कंटेंट सोशल मीडिया पर चिपकाने के लिए। लेकिन आदिल हसन जी, अभी एक बड़ी बात कही थी बिट्टा साहब ने और प्रदीप भाटी जी ने फिर उस बात पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं खुलकर कहता हूं मैं भारतीय हूं, उसके बाद मैं सिख हूं। क्या ये बात आदिल हसन कह पाएंगे कि ये देश में संविधान पहले है, ये भारतीयता पहले है, उसके बाद बाकी सब है? सुनिए मैं भारत का मुसलमान, मैं मुसलमान हूं और भारत का संविधान मेरे लिए सबसे
पवित्र किताब है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं। और अजय आलोक को बोलिए कि बिहार में छठ होने वाला है परसों, ट्रेन में टॉयलेट में लोग लेट के आ रहे हैं। उसका सवाल मेरा था भारतीय के आगे आप क्या हैं क्या नहीं है ये आपको नहीं बताना था आदिल हसन जी। यही फर्क है, यही डिफरेंस है आदिल हसन जी। आगे बड़ी बड़ी बातें करिएगा, सबके रिजाइन मांगिएगा, लेकिन उस बात में आगे नहीं बढ़िएगा जिसमें देश की भलाई है। सर इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय आलोक जी, प्रदीप भाटी जी और आदिल हसन जी, और चर्चा में शामिल होने के लिए।